सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, ये है 2025 में होने वाली सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा का साइंस का बिल्कुल ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि सीबीएसई ने तुम्हें 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए दिया हुआ है, ताकि तुम इससे तैयारी करो एंड इसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड एक एक करके सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, जिसमें तुम्हें पी क्यू आर यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें करना क्या है, बस इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है। अब जिस स्टूडेंट्स को बैलेंस्ड करने नहीं आएगा भाई कमेंट कर देना, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया हुआ है, उसको जाके देख लेना, तुम्हें बैलेंस्ड करने के लिए आ जाएगा। मैं इस वीडियो में तुम्हें बैलेंस्ड करने के लिए भाई तो नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिखाया हुआ है। एंड मैं तुम्हें बताऊं, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने कहाँ से दिया हुआ है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी किताब से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। पेज नंबर 8 निकालना, उसके ठीक नीचे तुम देखोगे कि सेम वही वाला रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। इस एक्टिविटी से क्वेश्चन दिया है, एक्टिविटी 1.6 से, जो कि तुम यहाँ पे देख रहे होगे। लेड नाइट्रेट को देखो यहाँ पे हीट किया जा रहा है। तो ये वाला रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में, जो कि हमने इस रिएक्शन में तुम्हें वो वाला रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ाया था। अगर तुम्हें ये वाली वीडियोस देखनी होगी जाके देख लेना। चैप्टर 1 से तुम्हारा रिएक्शन वाला क्वेश्चंस गारंटी पेपर में रहने वाला है। चैप्टर 1 में टोटल तुम्हारे 18 रिएक्शंस हैं, इन्हीं 18 में से ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहेगा, जिसमें से वो वाला भी रिएक्शन ऐड है। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सारे रिएक्शंस का एक बार याद जरूर कर लेना। तो हम इस क्वेश्चन में थे, ये वाला देखो तुम्हारा यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस रिएक्शन से क्वेश्चन दिया गया था। तो जब इसको तुम बैलेंस्ड करोगे, इसको बैलेंस्ड करोगे तो बैलेंस करने के बाद तुमको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ पे क्यू के जगह भी 2 आएगा एंड आर के जगह पे 4 आएगा। तो तुमको यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखो क्या क्या आ रहा है, 2 2 4। तो देखो कहाँ पे ऑप्शन में 2 2 4, ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो सिंपली क्या करना था, इस इक्वेशन को बैलेंस्ड कर लेना था। बैलेंस्ड कर लेने के बाद पी क्यू आर देखना था कि इसमें से कौन सा होगा, बस उसको टिक कर देना था। तो क्वेश्चन भाई इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर किसी को बैलेंस करने में दिक्कत आए तो भाई कमेंट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अच्छा, अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हमें क्या करना होगा कि इसको मैच करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से ऑप्शन लेके हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा मैचिंग वाला सही हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एनसीईआरटी किताब से ही सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिए गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा मेटल्स और नॉन मेटल से उठा के पूछा गया है। अब जैसे ये वाला जो स्टेटमेंट है कि ए मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स, ये तुम अगर मेटल नॉन मेटल पढ़े हुए होगे ना, तुमको पता है कि कौन सा मेटल एम्फोथेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। दो ही मेटल एम्फोथेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक होता है एल्युमिनियम और दूसरा होता है जिंक। ये तुम्हारा एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, मैं तुमको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। वाट यू हैव लर्नड में दिया हुआ है, पेज नंबर 55 तुम निकालना अपने एनसीईआरटी किताब में। इस लाइन को पढ़ना, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, लिखा भी है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड होता है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी को ये शो करता है। इसी को हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम और जिंक, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में तुम्हारा एल्युमिनियम दिया हुआ है, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, यानी ए का 3। तो ऑप्शन में देखो ए का 3 कहाँ पे आ रहा है, एक बी में आ रहा है, एक डी में आ रहा है। तो ऑब्वियसली या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। तो इसके लिए हमें आगे की कंडीशन को भी अब समझना होगा, तब तो पता चलेगा बी या डी में से कौन सही होगा। ए और सी तो कतई नहीं होगा। ठीक है, बी में दिया गया है कि ए मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाल्म, मेटल को अगर अपने पाल में रखे तो वो मेल्ट हो सकता है। तो कौन सा मेटल है, तो ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी किताब में है। तुमको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पेज नंबर एनसीईआरटी का निकालना, पेज नंबर 39। ठीक है, अपना किताब निकाल के देख सकते हो, पेज नंबर 39, जिसमें तुम देखना पेज नंबर 39 के ठीक नीचे में तुमको मिलेगा कि गैलियम और केजियम, ये दो मेटल्स होते हैं जिसको अगर तुम अपनी पाल में रखो तो वो मेल्ट हो सकता है। ठीक है, तो गैलियम और केजियम, तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया था, एक मिनट, ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया था, देखो यहाँ पे गैलियम ऑप्शन में है, केजियम नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन 2 होगा। ए का कौन सा आया था, ऑप्शन 2 आया था, सॉरी मतलब 1 होगा, बी का 1 आएगा और ए का 3 था। ठीक है, तो अब देखते हैं बी और डी में से कहाँ पे सही आ रहा था। बी का 1 दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे ये सही है।
इसमें बी का 2 दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बाकी मैं समझाने के लिए तुमको ये भी बता दे रहा हूँ कि कौन सा मेटल ऐसा है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। मैं तुमको यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी किताब जो है मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे तुमको मिलेगा। एनसीईआरटी किताब में पेज नंबर 44 में ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज, तो मैग्नीशियम इसमें दिया हुआ है, सॉरी मैग्नीज दिया हुआ है, मैग्नीशियम नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 होगा। देखो सी का 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आया था, इसका ये आया था, इसके बाद इसका ये आया था, बी का 1 आया था एंड सी का 4 आया। तो ऑब्वियसली एक जो मेरा बच गया ये कौन सा होगा, गोल्ड होगा। ठीक है, तो जो देखो डी का यहाँ पे 2 सही आ रहा है। तो इसका भी मैं तुमको एनसीईआरटी किताब में दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा तुमको। मेटल जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है एसिड के साथ, तो इसमें से कौन सा मेटल होगा, गोल्ड होगा। क्यों गोल्ड होगा, तो इसके पीछे का रीज़न तुमको यहाँ पे मिलेगा एनसीईआरटी किताब में, वही पेज नंबर 55 में व्हाट यू हैव लर्नड में यहाँ पर दिया गया है कि मेटल एबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो एबव होता है, देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसमें हाइड्रोजन तुमको नहीं मिलेगा, इसमें हाइड्रोजन होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, लेड के बाद हाइड्रोजन होता है। तो इसके ऊपर में जो मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, बट इसके नीचे के जो मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन में देखो Au था, तो Au हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल होता है। ओके, तो इसका आंसर तुमको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए का 3 था। कौन सा मेटल एम्फोथेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, एल्युमिनियम और जिंक, तो जिंक है नहीं, एल्युमिनियम पे यहाँ पे टिक किया हम लोग। फिर कौन सा मेटल पाल्म पे मेल्ट हो सकता है, तो गैलियम था, केजियम था, तो केजियम नहीं है, गैलियम पे हमने टिक किया। कौन सा मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीज और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज पे हमने यहाँ पे टिक कर दिया, मतलब मैचिंग कर दिया। और कौन सा मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रहेगा, जैसे कि गोल्ड। तो ऑप्शन 2 इसमें तुम्हारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैं तुमको बहुत डिटेल में आंसर समझा रहा हूँ ताकि तुम हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सको। चलो अब आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसिड बेसिस एंड साल्ट से दिया गया है। देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी करके दिखाया गया है एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज़ लाइकली टू बी। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, यही तुमको बताना है, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इसमें ये भी दिया गया है कि यहाँ पर ये जो बल्ब लगाया गया है ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो भाई ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, तो तुमको पहले ये पता होना चाहिए कि देखो एनसीईआरटी किताब का पेज नंबर 22 में ये चीज़ दिया गया है कि ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो ऑब्वियसली इन ऑप्शंस में से या तो कोई एक ऑप्शन ग्लूकोज होगा या तो कोई एक ऑप्शन अल्कोहल होगा, तभी ये ग्लो नहीं कर रहा है। क्योंकि एसिड के कांटेक्ट में ये ग्लो करता, अगर ये सॉल्यूशन एसिड रहता तो ये फिर ग्लो करता, तो बट यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है तो ये एसिड तो होगा नहीं, ये नाइट्रिक एसिड है ये होगा नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये होगा नहीं। देखो ये है अल्कोहल, ये है इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, ये अल्कोहल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स द फेनोफ्थैलिन सॉल्यूशन पिंक। एक एक्वस सॉल्यूशन ए है, उसको अगर हम फेनोफ्थैलिन में ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में फेनोफ्थैलिन का जिक्र तो किया है बट उसमें एग्जैक्टली सही से आंसर नहीं दिया हुआ है, एक्टिविटी करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं तुमको यहाँ पे ये वाला बता रहा हूँ, एक इंडिकेटर को लेके इसको अच्छे से समझो। फेनोफ्थैलिन एसिड के कांटेक्ट में इसका कलर चेंज नहीं होता है या फिर तुम कह सकते हो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, वहीं बेस के कांटेक्ट में पिंक कलर हो जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन ए है इसको अगर हम फेनोफ्थैलिन में ऐड किए, ये जो सॉल्यूशन ए है, यहाँ पे एक बार फिर से समझो, ये जो सॉल्यूशन ए है अगर इसको हम फेनोफ्थैलिन में ऐड करते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। तो पिंक हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन ए होगा ये क्या होगा, बेस होगा। यहाँ तक ये समझ में आया। ठीक है, ये सॉल्यूशन ये ए क्या है, बेस है। चलो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी लिख देते हैं, समझ में आएगा कि ये बेस है।
ऑन एडिंग ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन बी टू ए। अब ए में एक दूसरा सॉल्यूशन हम बी ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर जो है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि वो कलरलेस हो जाता है। तो ऑब्वियसली एसिड होगा ये जो सॉल्यूशन बी होगा ये क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि जब इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं, अब वो पिंक कलर का है तो ए में ऐड किए तो उसका कलर डिसअपियर हो गया, यानी कि कलरलेस हो गया। तो ये जो बी सॉल्यूशन है ये क्या है, एसिड है। चलो इतना समझ में आ गया कि ये बी क्या है, एसिड है, ये ए क्या है, बेस है। अब ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन ए में दिया गया है कि ए इज़ स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज़ वीक बेस। अब देखो बी बेस बोल रहा है जबकि बी क्या था, एसिड था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में दिया गया है एज स्ट्रांगली एसिडिक, तो ए क्या है, एसिडिक दिया गया है, जबकि ए हमने देखा कि ये क्या था, बेस था, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, मतलब ए और बी दोनों नहीं होगा। सी ऑप्शन में दिया गया है कि ए हैज़ अ पीएच ग्रेटर देन 7, ए का पीएच 7 से बड़ा होगा, तो ए क्या था, बेस था भाई, एंड बेस का पीएच 7 से बड़ा होता है, ठीक है, बेस का पीएच 7 से बड़ा होता है। एंड बी हैज़ अ पीएच लेस देन 7, एंड बी का पीएच 7 से कम है। तो बी क्या था, यहाँ पे बी था एसिड, और एसिड का पीएच 7 से कम होता है, तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। बाकी अगर टू में डी में देखो तो दिया गया है कि ए हैज़ अ पीएच लेस देन 7, तो ए तो बेस था, तो 7 से पीएच ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे लेस दे दिया है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर इज एडेड टू 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यदि 50 ग्राम लेड पाउडर को हम 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। देखो क्वेश्चन को समझो, इसमें क्या किया गया है, रिएक्शन दिखाया गया है लेड का और कॉपर सल्फेट का। तो रिएक्शन में यहाँ पे तुमको दिखा दे रहा हूँ, लेड और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन से क्या मिलता है, लेड सल्फेट मिलता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। मतलब इसको क्या कर रहा है, कॉपर को ये डिस्प्लेस कर लेता है, क्योंकि लेड मोर रिएक्टिव मेटल होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर, कॉपर से ये मोर रिएक्टिव मेटल होता है, इस वजह से कॉपर को ये डिस्प्लेस कर लेता है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसको डिस्प्लेस कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला रिएक्शन तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में दिया ही नहीं है। एनसीईआरटी किताब में लेड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का और लेड का रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। इसी वजह से मैंने तुमको यहाँ पे एनसीईआरटी का जो भी पेज था वो यहाँ पे नहीं शो किया है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पे दिखाया गया है। एक्स का यहाँ पे किया हुआ है, वाई का यहाँ पर किया हुआ है और जेड का यहाँ पर किया हुआ है। अब बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तुम्हें पता होगा कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो मेटल होता है, बाकी सब नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट सेल में किस में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले में, मतलब वाई में। तो वाई को मैं घेर लेता हूँ, इसको समझ लेना कि ये क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटर मोस्ट सेल में, तो वो मेटल होता है, बाकी सब नॉन मेटल होगा। यानी कि एक्स भी नॉन मेटल है और जेड भी नॉन मेटल है, बाकी वाई मेटल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया कि वाई और जेड मेटल है, वाई और जेड मेटल है, तो देखो भाई मेटल सिर्फ वाई है, लेकिन यहाँ पे जेड दे दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है वाई और एक्स नॉन मेटल है, वाई और एक्स नॉन मेटल है, जबकि हमने यहाँ पे क्या देखा, वाई तो मेटल था, लेकिन यहाँ पे बोला वाई नॉन मेटल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर है एक्स इज़ अ नॉन मेटल, तो यहाँ पे देखो एक्स जो है नॉन मेटल है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है यहाँ तक। फिर यहाँ पे है वाई इज़ अ मेटल, तो ऑब्वियसली वाई मेटल है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि एक्स जो है देखो नॉन मेटल है और वाई को हमने मेटल पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई जो है मेटल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी अगर डी देखो तो वाई इज़ अ नॉन मेटल दिया गया है, तो वाई यहाँ पे नॉन मेटल है नहीं, वाई तो मेटल था, हमने यहाँ पे मेटल बताया था,
तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तुमने चैप्टर 1 में कई बार पढ़ा हुआ होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और जिसमें हीट रिलीज होगा उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जब हम जलाते हैं तो इसमें हीट रिलीज होता है, इसमें हीट और लाइट दोनों ही रिलीज होता है, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद है कुकिंग ऑफ फूड, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब करता है, फूड को हम हीट करते हैं तो फूड क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुकिंग ऑफ फूड। बाकी अगर इस ऑप्शन को देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज करना, तो इसमें कोई हीटिंग वेटिंग कुछ कर नहीं रहे, बस ये डिकम्पोज हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा ही नहीं। बाकी सोडियम और एयर का अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें भी हीट रिलीज होता है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी ही होगा। चलो नेक्स्ट अब आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखने में भले ही तुमको बहुत ही बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपली दिया गया है कि बताओ इनमें से किस में मैक्सिमम एटीपी का प्रोडक्शन होता है, मतलब किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो तुमने लाइव प्रोसेस चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, पेज नंबर 88 में ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें तुमने ये चीज़ समझा होगा कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में रिएक्शन करता है, जो कि कहाँ पर होता है? ईस्ट में, तो इसमें लगभग 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो दिया गया है मैक्सिमम एटीपी किस में रिलीज होता है, तो ईस्ट में तो नहीं होता है, ईस्ट में लगभग 2 एटीपी मॉलिक्यूल से रिलीज होता है, तो यहाँ भी ईस्ट है, यहाँ भी ईस्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। बाकी लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में जो कि होता है, यहाँ पे देख लो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर भी लगभग 3 एटीपी, 2 से 3 एटीपी ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी रिलीज होता है, मतलब यहाँ पर भी ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा मसल सेल्स वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो रिएक्शन होता है ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, ठीक है। हालांकि मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन तीनों अनएरोबिक रिस्पिरेशन के अंडर में ये आता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स वाला देखो यहाँ पे होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये रिएक्शन हो रहा होता है, ये इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, एंड इसमें लगभग 36 से 38 एटीपी रिलीज होता है, ठीक है, लगभग 36 से 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे मैक्सिमम एटीपी का प्रोड्यूस्ड किस में हुआ, तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स में होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये पेज नंबर 88 में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट अब आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सो क्वेश्चन दिया गया है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बींग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर कुछ स्टेजेस दिए गए हैं, तो बताओ कि इन स्टेजेस में से किस स्टेज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो हो जाता है। देखो पहला स्टेज क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। अब इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुमको डायग्राम दिखाता हूँ। ऑप्शन में है पहला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। अब देखो लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे सिंपली ब्लड फ्लो हो रहा है, ये पंप नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो तुम्हारा पहला वाला ऐसे ही खत्म हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड होता है, अच्छा इसमें जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को पंप करता है, एंड देखो ये पूरे बॉडी पार्ट्स में, यहाँ दिया ना अदर बॉडी ऑर्गन्स, पूरे बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड है वो फ्लो हो जाता है। तो यही तो क्वेश्चन में दिया था ना, क्वेश्चन में यही चीज़ तो दिया था ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो हो जाता है, इसमें से किस स्टेज में, तो ऑब्वियसली राइट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो हो जाता है। बाकी अगर तुम देखो रिलैक्सेशन ऑफ द राइट एट्रियम,
तो रिलैक्सेशन ऑफ द राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड फ्लो के नीचे आया, ठीक है, ये यहाँ पे पंप नहीं हुआ, ठीक है, एट्रियम से नीचे आया वेंट्रिकल में, यहाँ पे पंप नहीं हुआ तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर रिलैक्सेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल देखो यहाँ पर है राइट वेंट्रिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे पंप होके ब्लड जाता तो है, बट ये जो ब्लड होता है ये बॉडी में तो जा रहा है, लेकिन ये कौन सा ब्लड हो रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब तुमको वहाँ पर ये वाला ऑप्शन पे टिक करना था, ऑप्शन डी पे, ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस इन हर्बीवोरस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान है, क्वेश्चन है कि हर्बीवोरस में इसमें से कौन सा ऐसा अडेप्टेशंस होता है जिससे कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है। देखो प्लांट्स में ना सेलुलोज होता है, और ये जो सेलुलोज होता है ये बहुत जटिल होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको डाइजेस्ट मनुष्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो हर्बीवोरस में ही होती है। अब ये कैपेसिटी क्यों होती है, ऐसा क्या एडेप्टेशंस होता है, वही तुमको यहाँ बताना है ना। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस के पास क्या लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इस वजह से कि स्मॉलर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, कि स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस वजह से। तो इसका भी आंसर तुमको एनसीईआरटी किताब में ही मिलेगा। एनसीईआरटी किताब का यहाँ पे मैंने पेज नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुमको पेज नंबर यहाँ पे दे दूंगा, देख लेना। देखो इसका आंसर तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। मतलब कि हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास जो एनिमल्स होते हैं उनकी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिससे कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये इसका राइट आंसर होगा। यहीं अगर एग्जामिनेशंस में भाई कार्निवोरस आ जाए ना, कार्निवोरस आ जाए तो आंसर लिखना शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि मीट इजी डाइजेस्ट हो जाता है कार्निवोरस में, ठीक है, तो उसमें शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ओके, किसमें, कार्निवोरस में। हर्बीवोरस में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो कि सेलुलोज को भी ये डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि देयर वाज अ सीरीबेलर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही सीबीएसई ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे सीरीबेलम होगा, ठीक है, एम होगा आर की जगह पे। तो क्वेश्चन में है कि देयर वाज अ सीरीबेलम डिसफंक्शन इन अ पेशेंट, मतलब किसी पेशेंट में सीरीबेलम की डिसफंक्शन है, मतलब सीरीबेलम काम नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल गेट डिस्टर्ब्ड इन दिस पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। तो इसके वजह से इसमें से कौन सा एक्टिविटी डिस्टर्ब्ड होगा, मतलब सही से काम नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एनसीईआरटी किताब से ही दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं तुमको दिखाऊँ, पेज नंबर 104 निकाल लेना, उसमें ये वाला लाइन पढ़ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग इन अ बाईसाइकिल, या फिर पिकिंग अप अ पेंसिल, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है हिंड ब्रेन के वजह से, जिसको हम सेरिबेलम भी कहते हैं। एंड यहाँ पे आगे फिर दिया गया है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरी एक्शंस के लिए, एंड मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो यही तुम्हारा यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, पोस्चर एंड बैलेंस। तो अगर कोई पर्सन या कोई पेशेंट सीरीबेलम उसकी काम नहीं कर रही है तो उसका पोस्चर और बैलेंस सही से काम नहीं करेगा। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन बिगिन लाइफ एज मेल। देखो स्नेल्स में क्या होता है कि वो अपने लाइफ को एज अ मेल शुरू करते हैं, ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार दे कैन बिकम फीमेल एज दे ग्रो। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार जो वो बड़े होते हैं तो वो फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है इनमें से, तो इसके लिए भी मैं तुमको यहाँ पे एनसीईआरटी किताब का यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का ये वाला टॉपिक में यहाँ पे देख लेना, पेज नंबर 132 में यहाँ पे दिया गया है कि इन अदर एनिमल जैसे कि स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स। देखो यहाँ पे दिया गया
कि जो स्नेल्स होते हैं ये अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो सेक्स होता है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है स्नेल्स ने, इस वजह से। तो इसका राइट आंसर देखो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है। ये एनसीईआरटी किताब से भाई क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर तुम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे ना, एग्जामिनेशंस में गारंटी बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं। ए रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर लिया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो रे है वो इंसिडेंट है, जैसे ये इंसिडेंट रे हो गया। इन विच केस, इसमें से किस केस में इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कब होगा? तो भाई अगर रे ऑफ लाइट इधर से आएगी एंड इधर से ही पास होगी तभी 0 होगा। बाकी अगर ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कुछ भी एंगल करके ये बनाएगा तब तो 0 होगी नहीं। तुमने इमेज फॉर्मेशन में ये पढ़ा हुआ होगा, ये एनसीईआरटी किताब में है और कई जगह पे अगर तुमने लाइट चैप्टर पढ़ लिया है तो ये तुमने पढ़ा होगा, हर जगह ये चीज़ तुमने पढ़ा हुआ होगा। इमेज फॉर्मेशन का 3 रूल है। अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ये फोकस से पास होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो क्या ये 0 होता है? नहीं, यहाँ पे तो 0 से ये बड़ा हो गया ना। 0 कब होगा? जब इसी लाइन पे दोबारा से पास करेगा। जैसे देखो ये वाला सेकेंड कंडीशन में कि इमेज फॉर्मेशन का सेकेंड रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो इसी के थ्रू वापस वो चला जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कहीं एंगल बनते हुए? नहीं, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे यही दिया गया है कि इसमें से किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो इसमें इंसिडेंस रे 0 होगा, नहीं, तो ये ऑप्शन तुम्हारा नहीं होगा। सेकेंड है ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ठीक है, तब इसमें क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा? बिल्कुल इसमें 0 होगा। सो राइट आंसर यहीं पे तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाकी थर्ड वाला यहाँ पे थर्ड कंडीशन को लेकर दिया गया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होता है तब क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा? नहीं, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है ये भी 0 से बड़ा बनता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म से क्वेश्चन दिया गया है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ये वाला पिक्चर भी दिया गया है, जिसमें अगर वाइट लाइट यहाँ से इस तरह से जाता है तो यहाँ पे जो 2 कलर बनता है वो दोनों कलर का तुमको नाम लिखना है, ठीक है। इसमें से कौन सा 2 कलर है, ए और बी तुमको पहचानना है। तो देखो यहाँ पे ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे अबव में क्या है? रेड होता है, यहाँ पे भी होता है, यानी विबग्योर ये होता है कलर, ये तुमने पढ़ा हुआ होगा। वाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर में डिस्पर्स्ड हो जाता है, ये तुमने पढ़ा होगा, इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो ये विबग्योर होता है। तो ऑप्शन में देखना, क्वेश्चन में क्या था? ऊपर में ए था, नीचे बी था, मतलब आर ए है और भी बी है, मतलब रेड वायलेट, ठीक है। आर क्या है? रेड है, ऊपर में रेड होगा, और बी क्या होगा? वायलेट होगा। तो यहाँ पे देखो ए में रेड कहाँ पर है? यहाँ पर है, और बी में, यहाँ पे देखो बी में वायलेट भी है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बी वायलेट था और ए रेड था। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो रहा है, ओके। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर दिया गया है कि द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम। जो एनर्जी अवेलेबल होती है प्रोड्यूसर्स में ये मैक्सिमम होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन कारण बताना है क्यों, ठीक है। तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको तुमको छांटना है, ठीक है। 4 में से 3 सही है, 1 गलत है, जो गलत है वो तुमको छांटना है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी किताब में ये भी दिया गया है। देखो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका पेज नंबर आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं लिया हुआ, इसका भी पेज नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा, देख लेना, ठीक है ना। तो दिया गया है देखो पॉइंट में कि द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट। मतलब पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो प्रोड्यूसर्स मतलब होते हैं वो सिर्फ लाइट एनर्जी का 1% ही वो ले पाते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन में यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ओके, तो ये तो आंसर होगा नहीं।
अगला स्टेटमेंट है कि इट यूटिलाइजेज द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ऑन रिस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट। तो वो उसकी ये जो एनर्जी वो ऑब्टेन करता है तो ये यूटिलाइज किस में करता है, तो रिस्पिरेशन, ग्रोथ, प्रोडक्शन, मूवमेंट के लिए। तो ये लाइन भी देखो सेकेंड पॉइंट में दिया है कि वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है डाइजेशन में, कुछ डूइंग ऑफ वर्क करने में, ठीक है, या फिर ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी किताब में दिया हुआ है। तो तुम्हें तो इनकरेक्ट पहचानना था, तो ये तो सही है, ये दोनों ऑप्शन होगा। थर्ड में है कि इट यूटिलाइजेज 10% ऑफ लाइट एनर्जी, वो लाइट एनर्जी का 10% यूटिलाइज करता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये 10% यूटिलाइज नहीं करता है। एंड ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल मतलब 90% क्या, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में वो भेज देता है अपनी एनर्जी को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% ही लाइट एनर्जी को वो भेजता है, ट्रांसफ़र करता है मतलब, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही है, जो कि यहाँ पे दिया भी है कि 10% कैन टेक इन द एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन डी सही है, बी है, ए सही है, मतलब ये तुम्हारा इनकरेक्ट है। 10% ऑफ लाइट एनर्जी वो यूटिलाइज नहीं करता है, एंड वो अगले ट्रॉफिक लेवल में 90% तो वो कतई एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इसमें से कौन सा डिकम्पोजर्स का रोल नहीं होता है। अब इसके लिए मैं अगर तुमको एनसीईआरटी दिखाऊं तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 209 में इसका आंसर भी तुमको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये सब कुछ रोल्स दिए गए हैं, जैसे डिकम्पोजर्स का रोल होता है कि डेड रिमेंट्स को ब्रेक डाउन करना, जैसे कि यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेंट्स, तो ये रोल होता है डिकम्पोजर्स का। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा रोल नहीं है, तो ये तो रोल है। फिर है वेस्ट प्रोडक्ट को भी डिकम्पोज करना, तो ये भी रोल है। फिर है नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, तो इसका भी देखो रोल दिया गया है, नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ दिस सॉइल, ठीक है। बट इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बढ़ाना, ये डिकम्पोजर्स का रोल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आगे यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है ये तुम्हारा असर्शन रीजन में क्वेश्चन रहेगा। 17 से 20 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो असर्शन रीजन में रहेगा। एंड पता होगा असर्शन रीजन में क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ऑप्शन ए का, मतलब असर्शन का, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है बट रीजन गलत एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन का, तो बी होगा। असर्शन ट्रू, रीजन गलत, तो सी होगा। एंड असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू होगा, तो ऑप्शन डी होगा। तो इसका असर्शन दिया गया है कि ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग अ सब्सटेंस X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when a burning matchstick is brought near it। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा एक्टिविटी का क्वेश्चन दिया गया है। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का पेज नंबर 19 निकालना, वहाँ पे तुमको ये वाला एक्टिविटी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो एसिड लिया गया है ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, यहाँ पर HCl दिया हुआ है, बस इतना ही अंतर है। तो एक सब्सटेंस X है, ये सब्सटेंस X है, ये एक मेटल है। तो यहाँ पे मान के चलो ये सब्सटेंस X मेटल में हम जिंक ले लेते हैं, ठीक है। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे HCl दिया गया है। तो HCl के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे असर्शन ये चीज़ दिया है कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड होता है जो कि पॉप साउंड करके निकलता है। देखो यहाँ से गैस निकल रहा है, अगर इसको मैच स्टिक को यहाँ पे लाते हैं सामने तो ये पॉप साउंड करके ये गैस यहाँ से निकल रहा है। तो ये गैस कौन सा, ये गैस क्या है, हाइड्रोजन है, यही वाला गैस जो है। क्यों, क्योंकि ये जो जिंक होता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो वही रीज़न में भी वही चीज़ यहाँ पे दिया गया कि इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को मेटल X डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है, बिल्कुल। मतलब कि यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। असर्शन भी सही, रीज़न भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है असर्शन का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलो इसका आगे का क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी असर्शन रीजन में ही क्वेश्चन है। इसमें असर्शन में है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल एंड इन अ जर्म सेल इज़ नॉट द सेम इन एनी स्पीसीज।
जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है किसी सेल में और जर्म सेल्स में, ये सेम नहीं होता है किसी भी स्पेसीज़ में। तो ये बिल्कुल असर्शन सही है एंड ये तुमको एनसीईआरटी का पेज नंबर 132 में मिलेगा। यहाँ पे देख लेना, लिखा भी है कि ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज़ ऑफ ईच क्रोमोसोम। जितना भी सेल होता है उसमें 2 कॉपीज़ होता है क्रोमोसोम्स का, जबकि जो जर्म सेल्स होते हैं इनमें 1 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इक्वल नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल में और जर्म सेल्स में नॉट सेम नहीं होता है, ठीक, इसी स्पेसीज़ में। तो असर्शन ट्रू है, असर्शन मेरा ट्रू आ रहा है। रीज़न में है कि व्हेन 2 जर्म सेल्स कंबाइन दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पेसीज। तो देखो ये भी यहाँ पे सेम सेंटेंस को यहाँ पे दिया गया, व्हेन 2 जर्म सेल्स कंबाइन दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोगेनी। तो सेम स्टेटमेंट है, मतलब कि ये स्टेटमेंट भी मेरा सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। बट यहाँ पे देखो, क्या असर्शन का ये रीज़न बता रहा है? नहीं, असर्शन का ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन यहाँ पे बी वाला होगा। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें है असर्शन दिया गया कि एक कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फाउंड इज़ वर्चुअल। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा इमेज बिहाइंड फॉर्म करता है मिरर के, एंड इमेज इसका हमेशा वर्चुअल होता है। तो बिल्कुल असर्शन यहाँ पे सही है। ये भी तुमको एनसीईआरटी का पेज नंबर 141 में देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दोनों लिया हुआ है, 2 ही केस होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो इन दोनों केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, बिहाइंड यहाँ पे इमेज बन रहा है। इस कंडीशन में भी देख रहे हैं बिहाइंड यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो यहाँ पे तो वही चीज़ लिखा है ना कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बिहाइंड इमेज फॉर्म करता है एंड ये वर्चुअल होता है। बिल्कुल यहाँ पे देखो, इसका जो नेचर होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। ठीक है, दोनों केस में इस साइड इमेज बनेगा तो वो वर्चुअल ही होगा। तो असर्शन तो भाई सही है। रीज़न में क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ पॉजिटिव। देखो साइन कन्वेंशन के अनुसार जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर में ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही है। तुमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा होगा। अगर ये एक मान के चलो, साइन कन्वेंशन क्या होता है? यही चीज़ है कि अगर इसको तुम अगर एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो इधर तो एक्स एक्सिस में सारा पॉजिटिव लेते हैं ना, इधर वाला पॉजिटिव होता है ना। तो फोकल लेंथ तो इधर ही होगा ना। फोकल लेंथ किधर होगा? अगर मिरर इस तरह से है तो फोकल लेंथ इधर होगा। ठीक है, फोकस इधर होगा, तो इस वजह से इधर क्या लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, यानी कि इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें असर्शन में दिया गया है कि इफ़ द लाइन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन, अगर फूड चेन से लाइन्स को हटा दिया जाए तो इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन। भाई यहीं से पता चल गया कि असर्शन गलत है। देखो फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मिलेगा एनसीईआरटी का, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का पेज नंबर 211 में एक फ्लो चार्ट है, इससे भी तुम समझ सकते हो। देखो अगर जो लाइन्स होगा वो किस में आएगा? कार्निवोरस में आएगा। सपोज करो कि अगर कार्निवोरस एनिमल्स ही रिमूव हो जाए तो इससे क्या होगा कि हार्बीवोरस एनिमल्स की जनसंख्या बढ़ जाएगी, जैसे कि इकोसिस्टम पे अफेक्ट पड़ सकता है। बट यहाँ पे दिया है कि अगर लाइन्स को रिमूव कर दिया जाए तो फूड चेन में कोई अफेक्ट नहीं होगा। होगा भाई, अफेक्ट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है, अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे नहीं अफेक्ट बोला है, तो असर्शन मेरा फॉल्स निकल गया। यहीं से पता चल गया, आगे में पढ़ने की भी और ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद रीज़न में दिया गया है कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट। तो प्लांट्स ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स होता है जो फूड बनाता है सनलाइट से, एंड ये तुमको व्हाट यू हैव लर्नड पेज नंबर 216 में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है द प्रोड्यूसर्स मेक द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स होता है ये एनर्जी बनाता है सनलाइट से। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, यही प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, तो ये फूड बनाते हैं सनलाइट से।
यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो असर्शन आ रहा था ये फॉल्स आ रहा था, जबकि रीज़न आ रहा था ये ट्रू आ रहा था। तो असर्शन फॉल्स रीज़न ट्रू, असर्शन फॉल्स रीज़न ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन होगा? असर्शन फॉल्स रीज़न ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। चलो अब आगे हम सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं, जो कि ये 2 मार्क्स में यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे 2 रिएक्शंस दिए गए हैं, तुमको बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, एंड रीज़न भी लिखना है कि अगर वो उस टाइप का रिएक्शन है तो भाई क्यों है। तो देखो इसका आंसर्स मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो पहला वाला रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हीट इवॉल्व हो रहा है, तो आंसर में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये, ठीक है। एक्सोथर्मिक हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्यों? क्योंकि हीट इवॉल्व हो रहा है। दूसरा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्यों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे देखो जो Fe है ये Al से लेस रिएक्टिव होता है, तो Fe को Al देखो डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे Fe हट गया, यहाँ पे Al आ गया, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया, एंड ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, ठीक है। ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्यों? रेडॉक्स रिएक्शन सर क्या होता है? तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, यानी कि इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे। अच्छा, सेकेंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो सबसे पहले तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे Pb जो है ये I के साथ आ गया, और K जो है NO3 के साथ आया, तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो सबसे पहले तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, ठीक है। दूसरा ये, और एक यहाँ पे देखो ये प्रिसिपिटेशन वाला साइन भी है, तो तुम इसको बोल सकते हो कि ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है कि ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो PbI2 है ये एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है, ओके। तो आंसर यहाँ पे तुमको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे ये जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है इसका, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें यहाँ पे एल्वियोली और नेफ्रॉन का डिफरेंसेस दिया गया है, बट तुमको यहाँ पे जो डिफरेंसेस लिखना है वो स्ट्रक्चर और लोकेशन के अनुसार लिखना है, और फंक्शन भी लिखना है, ठीक है। एल्वियोली का क्या स्ट्रक्चर और लोकेशन है, नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर और लोकेशन है, क्या फंक्शन है एल्वियोली का और क्या फंक्शन है नेफ्रॉन का। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लो। एल्वियोली का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोली जो रहता है वो कैसा रहता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जबकि जो नेफ्रॉन होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टाइप में होता है, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ रहता है? एल्वियोली कहाँ पे रहता है? तो ये प्रेजेंट रहता है एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स इन लंग्स। ये लंग्स में रहता है, टर्मिनल एंड्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल एंड्स में। जबकि नेफ्रॉन का लोकेशन कहाँ रहता है? तो ये किडनी में रहता है, ठीक है। नेफ्रॉन कहाँ रहता है? किडनी में रहता है। अच्छा, फंक्शन क्या है? फंक्शन यहाँ पे देखो दिया गया। एल्वियोली क्या काम करता है? तो ये गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। एल्वियोली गैसेस को एक्सचेंज करता है। जबकि नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है? तो ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और यूरिन बनाता है। चलो नेक्स्ट अब आगे समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 को। तो इस क्वेश्चन में देखो 2 क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे तुमको दोनों ही क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि लिस्ट द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स। तुम्हें स्टेप्स लिखने हैं कि ग्लूकोज प्लांट्स द्वारा कैसे बनता है, ग्लूकोज कैसे बनता है उसका स्टेप्स लिखना है। फिर एक क्वेश्चन इसमें यह भी है कि व्हाट स्पेशल फीचर इज़ फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस क्या डेजर्ट प्लांट है, तो उसमें किस प्रकार का स्पेशल फीचर पाया जाता है। तो चलो इसका आंसर मैं तुम्हें यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हें स्टेप्स लिखना था कि ग्लूकोज कैसे बनता है प्लांट्स में, तो इसका कुछ स्टेप्स दिया गया है। जैसे पहला स्टेप क्या है कि लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल सबसे पहले क्या करती है? एब्जॉर्व करती है। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है प्लांट में तो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है।
अब ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल में एक प्रकार का इंजाइम्स होता है जो कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फिर वाटर स्प्लिट होता है, ठीक है, वाटर स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो जाता है एंड फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में एंड इस प्रकार से फिर ये ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या था कि डेजर्ट प्लांट्स में किस तरह की स्पेशल फीचर पाई जाती है। देखो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, ये दिन के समय में अपने स्टोमाटा को बंद रखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, रात के समय में, क्योंकि दिन के समय में उनका स्टोमाटा बंद रहता है, ठीक है। तो रात में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड टेकअप करते हैं यानी लेते हैं, तो वो एक प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम मैलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना इस नाम को। तो वो एक प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होती है जो फॉर्म करता है, तो ये काम कब आती है, तो जब ये दिन के समय में जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, यानी एनर्जी को मतलब समझ लो लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करता है, तो ये फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस को ये पूरा करने में ये हेल्प करता है। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है ना, ये उस समय जब फोटोसाइंथेसिस को प्रोसेस को पूरा करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम अपने आंसर्स को लिख सकते थे। चलो इसका एक यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी है, इसको देख लो। इसमें दिया गया है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो फूड की डाइजेशन होती है, तो इसमें से ये सब सारे क्या है, इंजाइम्स है, ठीक है, ये सब सारे इंजाइम्स है। तो इन इंजाइम्स का क्या रोल है, इन एंजाइम्स का क्या रोल है, एक एक करके सारा रोल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर तुम सैलिवरी एमिलेज देखो, तो सैलिवरी एमिलेज का क्या रोल है, तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, जो कि ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ये हमारे माउथ में पाया जाता है, तुमको पता होगा। दूसरा है पेप्सिन, तो ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये हमारे स्टोमैक में प्रेजेंट रहता है। ट्रिप्सिन भी डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बट ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। और लिपेज क्या करता है, तो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। अगर तुम्हें इमल्सिफाइड फैट के बारे में नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब हम फूड मतलब लेते हैं तो पहले बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं, तो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है। छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स को हम लोग कहते हैं इमल्सिफाइड फैट, ओके। तो ये जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, कौन, लिपेज, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, जो कि एक इमेज फॉर्मेशन का यहाँ पे फिगर दिया गया है। एंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है कि ये जो इमेज फॉर्मेशन किया गया है, इसमें लेंस नहीं दिया है, कौन सा लेंस है, बस यहाँ पे एक थिक लाइन दे दिया है। तो क्वेश्चन में है कि एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फिगर को एनालाइज करो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर दो। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, इसमें किस टाइप के लेंस का यूज़ किया गया है। तो तुमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ा हुआ होगा, उसी दो में से कोई एक लेंस होगा। एंड दोनों का तुमने इमेज फॉर्मेशन करने के लिए भी सीखा हुआ होगा। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन होता है, जिसमें से एक ये वाला तुमने इमेज फॉर्मेशन करी होगी। अब तुम देखो क्या सेम टू सेम ये इसके जैसा नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे इमेज इस जगह पे बन रहा है, देखो यहाँ पे इमेज बन रहा है ना। मतलब सिंपली ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लिख सकते हैं। मैं तुमको बता दूं कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन होता है, ठीक है, जिसमें से ये तुम्हारा छठा वाला कंडीशन है। एंड कॉन्केव में ओनली 2 ही होता है, जो कि यहाँ पे तुमको मैं दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ 2 ही कंडीशन होता है। तो 2 कंडीशन तो ये होता नहीं है, तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि कॉन्केव लेंस ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस आसान है, इमेज कैसे बनता है ये हम देख ही रहे हैं।
थोड़ा सा भी अगर तुमने इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सीखा होगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर तुम इजीली कर सकते थे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो पहला का आंसर तुम्हारा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह लिख देंगे कि द लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस आंसर में। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। इस इमेज का क्या नेचर तुमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इमेज देखो कैसा है, इमेज सीधा बना हुआ है। तो सीधा जो इमेज होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो इसका नेचर में हम लोग लिख सकते हैं कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, एंड इरेक्ट भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया था इमेज इज़ वर्चुअल, मतलब सीधी इमेज बनी हुई है। ठीक है, और जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, ये तुमको पता होगा। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, सीधी होती है। और जो इमेज होता है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है कि हम कल्पना करके इमेज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डॉटेड डॉटेड कर दिया, मतलब कि ये कल्पना किया गया है कि जो इमेज है वो इस जगह पे आके मीट कर रहा होगा, यही होता है वर्चुअल का मतलब। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हुआ। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यदि इमेज 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा हो, मतलब कि ये किसकी वैल्यू दी गई है, भी की वैल्यू दी गई है। भी को हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन देखो इमेज इस जगह पे बन रहा है, तो साइन कन्वेंशन अगर तुमने पढ़ा हुआ होगा, अगर तुमने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ होगा तो एक चीज़ मैं तुमको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो ये तुमको पता है कि ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। तो इधर वाला में हमेशा नेगेटिव होगा, ये तुमको पता है। इधर वाला में पॉजिटिव होगा, ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो इमेज इस साइड बना है, यानी कि भी का वैल्यू हम नेगेटिव में ये लेंगे -30 लेंगे ना। तो यहाँ पे सी नंबर बनाएंगे तो हम भी का वैल्यू नेगेटिव में -30 लेंगे। ये चीज़ समझ में आया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया गया था, क्वेश्चन में ये भी है कि फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की जो हाइट है, यानी हाइट ऑफ द जो इमेज है, ठीक है, ये ट्वाइस है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। तो HI बराबर 2HO होगा, तो इसी को हम पीछे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब तुम्हें U की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखा गया है, तो U की वैल्यू फाइंड करनी है सिंपली। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी तक हम यहाँ पे बना चुके थे कि भी का वैल्यू -30 आया था, और ये जो हमने आप लोगों को पीछे लिख कर दिया था कि हाइट ऑफ द इमेज ट्वाइस है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इस HO को इसके नीचे ला सकते हैं। ठीक है, ये HO इस HI के नीचे आ सकता है। अगर ऐसे हो 2x = 4, तो 4 को हम नीचे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, HO को नीचे कर दिया, 2 को अपनी जगह पे रहने दिया है। अब मैग्नीफिकेशन का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, HI/HO और V/U, ये दोनों फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, HI/HO की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो HI/HO की जगह मतलब यहाँ पर इक्वल टू दे के हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 दी गई है। ठीक है, अब V/U का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। अच्छा, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू -30 है, तो V के जगह पे देखो -30 पुट कर दिए, U के जगह पे U रहने दिए, = 2 रहने दिए हैं। अब अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये 2U हो जाएगा और इधर -30 हो जाएगा। अब 2 इसके नीचे आ जाएगा, सिंपली सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 30 के नीचे आ गया। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल में 30 15 बार में आ जाएगा, तो U का वैल्यू -15 निकल गया। तो यही ना हमें फाइंड करना था, यही चीज़ हमें फाइंड करना था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है। तो -15 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। चलो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में भी A और B करके 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही तुमको बनाना है, बट यहाँ पे मैं तुमको दोनों ही समझा दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर A को समझते हैं। देखो यहाँ पर तुमको एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, ये जो सर्किट है ये क्लॉथ्स ड्रायर का दिया गया है। इसमें 2 हीटर लगाया गया है, एक हीटर X है और दूसरा हीटर Y है। ठीक है, जो कि पैरेलली ये कनेक्ट किया गया है। आगे है द एबव फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट। इसमें जो वोल्टेज दिया गया है वो 230 वोल्टेज दिया गया है। व्हेन बोथ स्विचेज आर क्लोज्ड, अगर इन दोनों स्विच को क्लोज्ड कर दिया जाए तो X के लिए ये जो X हीटर है इसके लिए जो करंट दिया गया है वो 3.5 एम्पियर दिया गया है। तो इस सर्किट को बोल रहा है कि एनालाइज करो, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर्स को करो।
तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कैलकुलेट द पावर निकालने के लिए बोला गया है डेवलप्ड इन हीटर एक्स के लिए तुमको पावर निकालना है एंड यहाँ पे करंट एक्स का ही दिया हुआ है। तो सिंपली हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करके इसको बहुत ईजिली बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया था, तो ये वोल्टेज दिया गया था यानी कि V की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे हम V की वैल्यू को ले लिए। अब यहाँ पे ये करंट दिया गया है X के लिए, ठीक है, X हीटर के लिए करंट दिया गया है 3.5 एम्पियर। तो हम I इज इक्वल 3.5 एम्पियर ले लिए, क्योंकि I करंट को हम I से डिनोट करते हैं ना, इसलिए I इक्वल टू 3.5 एम्पियर लिए हैं। ठीक है, हमें पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, पावर का हालांकि एक और फॉर्मूला आता है V²/R भी होता है, लेकिन हमने इस फॉर्मूला का यूज़ किया है क्योंकि इसमें I की वैल्यू दी गई है। तो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा भाई हमें वही तो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, V और I की वैल्यू को इस जगह पे पुट कर देना है। तो V का वैल्यू था 230, V के जगह पे पुट कर दिए। I का वैल्यू है 3.5, इसके जगह पे पुट कर दिए। अब चाहो तो इसको तुम कैंसिल करके काट भी सकते हो, या फिर पॉइंट हटा कर काट सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 23 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो 805 निकल जाएगा। और पावर का यूनिट होता है वाट, तो हम यहाँ पे वाट लिख लिए। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। पावर निकालना था हीटर एक्स के लिए, तो हम निकाल चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन समझो कि वाई का जो रेसिस्टेंस है, वाई का रेसिस्टेंस हम सपोज कर लो आर मान लिए, तो एक्स का रेसिस्टेंस वाई के रेसिस्टेंस से 2 गुना हो जाता है। तो एक्स का रेसिस्टेंस वाई का जो रेसिस्टेंस है इसका 2 गुना कर दिए। यही चीज़ यहाँ पे है कि जो एक्स की रेसिस्टेंस है ये डबल्ड है वाई के रेसिस्टेंस से। तो वाई का रेसिस्टेंस अगर आर हम लेते हैं तो एक्स की रेसिस्टेंस 2R हो जाएगी। एंड तुमने ये चीज़ पढ़ा हुआ होगा कि जो करंट होता है वो रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1/R, यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे X और Y 2 हीटर था ना, तो अगर हम X के लिए करंट निकालें, X का अगर हम करंट निकालें तो X के लिए जो रेसिस्टेंस दिया गया था ये तो 2R दिया गया था। तो करंट का यहाँ पे जो फॉर्मूला 1/R हम यहाँ पे लिए हुए हैं, तो R के जगह पे हम यहाँ पे 2R पुट करेंगे। क्यों 2R पुट करेंगे, क्योंकि X का रेसिस्टेंस 2R था, तो इस वजह से इस R के जगह पे हमने 2R पुट किया। वहीं Y हीटर के लिए, जो Y हीटर था, अगर उसका हमें करंट निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला तो ये होगा 1/R, एंड इसमें रेसिस्टेंस R ही था Y के लिए, तो रेसिस्टेंस हम R ही रहने दिए हैं। तो X हीटर के लिए और Y हीटर के लिए दोनों के लिए हमने यहाँ करंट निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा अब आगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जो 1 है, वन मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो करंट है तो ये X के लिए है ना, तो X का करंट तो दिया गया था ना 3.5। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे X करंट के लिए जो करंट दिया गया था वो 3.5 दिया गया था, तो इस I के जगह पे हम 3.5 लिख लिए हैं। ओके, और यहाँ पर 1/2R इसको रहने दिए हैं। अब इस 2 को हम इधर कर देते हैं, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इधर 1/R जैसे का वैसे रहने देंगे। एंड ये 1/R ये किसके लिए करंट है, तो I के लिए ये करंट होता है। I 1/R का फॉर्मूला I होता है, एंड ये करंट किसके लिए है, Y के लिए है। तो सिंपली हम Y इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, जो कि ये Y हीटर के लिए ये करंट निकल गया। तो 7 एम्पियर कर लेना, यहाँ पे एम्पियर छूट गया। ठीक है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो बस ये आंसर तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, Y हीटर के लिए तुमको यहाँ पर करंट फाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है, लिखा था कैलकुलेट द करंट इन हीटर Y, तो ये Y हीटर के लिए करंट हम निकाल चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका B क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है जिसमें यहाँ पे 2 रेसिस्टर लिया गया है X और Y। इसको सीरीज़ में अगर कनेक्ट किया जाए तो जो पावर यहाँ पे लिया जा रहा है वो P1 लिया जा रहा है। इसी को अगर इन्हीं रेसिस्टर्स को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं सेम बैटरी पे तो इसका पावर P2 लिया है। तो दोनों पावर का तुमको रेशियो फाइंड करना है। तो हमें करना क्या होगा, दोनों का पहले पावर निकालना पड़ेगा, P1 भी निकालना पड़ेगा, P2 भी निकालना पड़ेगा। चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बनाते हैं। देखो सीरीज़ के लिए अगर हम रेसिस्टेंस निकालेंगे, सीरीज़ के लिए टोटल रेसिस्टेंस क्या कैसे करते हैं, हम सारे रेसिस्टेंस को सिंपली प्लस कर देते हैं, ऐसे ही होता है सीरीज़ के लिए। तो टोटल रेसिस्टेंस अगर हम सीरीज़ के लिए निकालें तो R और ये 2R जो दिया गया है दोनों को प्लस कर देंगे। तो R और 2R जोड़ेंगे तो कितना होगा,
3R, ठीक है। अच्छा, पावर निकाल रहे हैं P1, यहाँ पे देखो पहला में P1 निकालना था सीरीज़ के लिए जो पावर दिया गया था या P1 दिया गया था, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था कि दो फॉर्मूला होता है, एक P = VI जो इससे पहले देखा हमने, एंड एक और फॉर्मूला आता है V²/R। तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस दिया है ना, तो इसी वजह से हमने रेसिस्टेंस वाला यहाँ पे फॉर्मूला पावर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R के जगह पे वैल्यू कितना दिया गया है 3R, तो इस R के जगह पे हम 3R पुट करेंगे। V का वैल्यू दिया नहीं है तो V² हम जैसे का वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। V² जैसे का वैसे ही रहने दिए, R के जगह पे 3R पुट कर दिए हैं। तो ये सीरीज़ के लिए ये हमने पावर निकाला। इसी प्रकार से हमें पैरेलल के लिए भी तो पावर निकालना पड़ेगा, तो पहले पैरेलल के लिए हमें रेसिस्टेंस निकालना होगा। तो पैरेलल के लिए टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों को हम 1 करके जोड़ते हैं पैरेलल में हम एक बार 1/R करेंगे, फिर 1/2R करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, है ना। टोटल रेसिस्टेंस हम 1/R यहाँ पे ले लेते हैं, इसके जगह पे 1/R। इसको सॉल्व कर रहे हैं, R और 2R का एलसीएम 2R होगा। यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई के 2 हो गया, प्लस है प्लस डाल दिए, 2R मिल गया, तो जैसे का वैसे 1 यहाँ पे डाल दिए। सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने तो तुमको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। अब 2 और 1 ये हो गया 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/R की वैल्यू 2 और 1 3 हो गया, एंड 2R नीचे जैसे का वैसे ही हम रहने दिए हैं, ठीक है। यहाँ से ये समझ में आ गया। तो अगर हम R को ऊपर कर दे, इसको R को ऊपर कर दिए, 1 को नीचे कर दिए, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए नीचे 1 नहीं लिखे हैं, एंड यहाँ पे 2R को ऊपर किए हैं, 3 को नीचे कर दिए हैं। अब R निकल गया, तो R से अब हम यहाँ से P2 यानी कि पावर निकाल सकते हैं पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए हम यहाँ पे P2 पावर लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी गया था कि पैरेलल के लिए जो पावर लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है, P2 लिया जा रहा है, ठीक है। तो V की वैल्यू दी नहीं गई है, तो V के जगह पे जैसे का वैसे हम V² रहने दिए, V के जगह पे जैसे का वैसे हम V² रहने दिए। अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे 3 तो आपने लिखा हुआ है, 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि R की वैल्यू हमें कितनी लेनी थी 2R/3, तो R के जगह पे 2R/3 करते हैं ना, तो इस 3 को नीचे नहीं लिख के हम ऊपर लिखते हैं, इसी वजह से ये वाला 3 यहाँ पर आया हुआ है। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे हमने P1 निकाला, P2 निकाला। अब हमें क्या करना है, दोनों का देखो रेशियो फाइंड करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे सिंपली, ठीक है। रेशियो कैसे निकालेंगे, तो P1/P2 के लिए P1 के जगह पे P1 की जो वैल्यू ये निकली थी V²/3R, इसको हम यहाँ पे लिख लिए P1 के जगह पे, एंड P2 के जगह पे ये जो वैल्यू यहाँ पे निकला था 3V²/2R, इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं सर, देखो ये V² और 2R ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, और 3R और 3V² ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ओके। तो चलो यहाँ P1/P2 इक्वल टू, देखो ये V² और 2R यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई होके लिख दिया हमने, एंड 3R और 3V² को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली कैंसिल करना है, तो यहाँ से ये वाला R और ये वाला R कैंसिल हो गया, यहाँ से ये वाला V² और ये वाला V² यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, और यहाँ पे 3 3 जा 9 बच गया, यानी P1/P2 की वैल्यू 2/9 निकल गई। तो बस ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक कार्टून टाइप में एक पिक्चर दिया गया है, इसके हाथ में देखो पेस्टिसाइड्स है जो कि यहाँ पे छिड़क रहा है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इम्पैक्ट विल द प्रोसेस सोन, यहाँ पर जो ये प्रोसेस कर रहा है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन ह्यूमन्स के ऊपर, इफ़ दे ऑक्यूपाई द लास्ट ट्रॉफिक लेवल, अगर ह्यूमन लास्ट ट्रॉफिक लेवल्स में आते हैं तो उन पर क्या अफेक्ट पड़ सकता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इस पर बहुत सारे अफेक्ट पड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो ये पेस्टिसाइड्स होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कि ह्यूमन्स के लिए ये ऑब्वियसली नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा है कि कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो पेस्टिसाइड्स है ये तुम्हारा बढ़ते जाएगा। अगला है कि परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम, ये लॉन्गर टाइम तक रहेगा, एंड दस लास्ट ट्रॉफिक लेवल हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल्स होगा जैसे ह्यूमन के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो उसके लिए ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेकर आएगा। ह्यूमन्स विल, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, ह्यूमन्स विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो इस वजह से ह्यूमन्स के ऊपर जो ये पेस्टिसाइड्स है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो सबसे हाईएस्ट रहेगी, जिसके वजह से बायो मैग्निफिकेशंस भी लीड्स कर सकता है।
ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तुमको इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ही लिखना है। तुम अगर लिख दिए कि पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड ये लिख दिए कि लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन, या इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख दो, काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग स्कीम में सीबीएसई का मार्किंग स्कीम यही चीज़ दिया है कि इनमें से कोई 2 पॉइंट तुमको लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अच्छा, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सेक्शन सी के क्वेश्चंस को अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं, जो कि तुम्हारा 3 मार्क्स में आएगा। अब क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही बनाना है तुमको। ओके, दिया है कि अनिरुद्ध टूक 2 मेटल ऑक्साइड, अनिरुद्ध 2 मेटल ऑक्साइड लेता है, एक लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एज शोन इन द पिक्चर्स, जो कि यहाँ पे तुमको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा। लेकिन वो भूल जाता है इसको लेबल करना, उसको पता नहीं चल पाता है कि ये इन दोनों में से कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड है और कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि इसको लेबल ही वो नहीं करता है। तो क्वेश्चन है कि तुम कैसे अनिरुद्ध को गाइड करोगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा इसमें से एल्युमिनियम ऑक्साइड है और कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसका आंसर तुम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो, इसके आंसर को तुम 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ये पहला तरीका दिया गया है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड होता है। मैंने पहले भी तुमको स्टार्टिंग में ये बताया था, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एम्फोथेरिक होता है, एंड जो एम्फोथेरिक होगा ना वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो इस तरीके से हम 2 तरीके से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो आंसर लास्ट में इस तरह से लिख देंगे, दस इट डज नॉट चेंज। तो जब ये इनसॉल्युबल होगा तो इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा कलर में, ठीक है, ना तो वो ब्लू होगा ना तो रेड लिटमस में वो कन्वर्ट होगा। तो एन इस प्रकार से हम पहचान लेंगे, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होगा वो ओनली एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एम्फोथेरिक होता है। तो ये आंसर भी चलेगा। तो शॉर्ट आंसर तुम्हारा यही है और ये ज़्यादा ईजी है, इसी को लिख देना, काम तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, आंसर तुम्हारा ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बट जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एम्फोथेरिक होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो ये बी दिया गया था, इसमें दिया है कि इन एन एक्टिविटी आइसू वाज गिवन टू सब्सटेंसेस। किसी एक्टिविटी में आइसू 2 सब्सटेंसेस लेती है। कौन कौन सा सब्सटेंसेस? तो एक है कॉपर सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है Cu2S, और एक लेती है कॉपर ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Cu2। अच्छा, इन दोनों से ना वो कॉपर को ऑब्टेंड करती है, इन दोनों कंपाउंड से वो कॉपर ऑब्टेंड करती है। सी वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर सक्सेसफुली, तो वो कॉपर को सक्सेसफुली ऑब्टेंड भी कर लेती है। एक्चुअली में ये आंसू लेती नहीं है, इसको दिया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड दिया जाता है आंसू को, तो कहा जाता है कि इससे तुम कॉपर ऑब्टेंड करो। ठीक है, तो जो आंसू होती है वो सक्सेसफुली कॉपर को ऑब्टेंड कर लेती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो तुमको केमिकल इक्वेशंस लिख कर दिखाने हैं कि कैसे वो कॉपर को इन दोनों सब्सटेंसेस से ऑब्टेंड करती है। तो यहाँ पे तुमको केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन ये तुम इस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहले कॉपर सल्फेट को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे हीट के प्रेजेंस में, तो इससे कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। फिर ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको फिर से हम इस कॉपर सल्फाइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो इससे हम कॉपर इजीली ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस को बस तुम्हें लिखना था, बस दोनों रिएक्शन लिख दो, कंप्लीट हो गया आंसर। नेक्स्ट अब आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है ए और बी करके। पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को बनाते हैं, हालांकि दोनों में से तुम्हें कोई एक ही बनाना है, बट मैं तुमको यहाँ पे दोनों ही समझा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें कि इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शंस नेम द कंपाउंड्स X एंड Z। यहाँ पे तुमको एक रिएक्शंस दिखाई दे रहा होगा, इसमें यहाँ पर ये जो X और ये जो Z है ये कौन सा कंपाउंड है इसका नाम लिखना है बस। अच्छा, इस रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान से देखो एंड याद करने की कोशिश करो, इस रिएक्शंस को तुमने कहाँ पढ़ा था।
एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में केमिकल प्रिपरेशंस में तुमने इस रिएक्शंस को पढ़ा हुआ होगा जब बेकिंग सोडा का तुम प्रिपरेशंस कर रहे होगे। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, उसके प्रिपरेशंस में तुमने इस रिएक्शंस को पढ़ा था। तो बेकिंग सोडा का जब प्रिपरेशन होता है तो एक्स का जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, बेकिंग सोडा। हालांकि इसमें वाई तो नेम लिखने के लिए नहीं बोला है, बट मैं तुमको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जब इसकी रिएक्शन होती है तो बेकिंग सोडा मिलता है और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये इसमें रिएक्शन लिखना था एक्स और जेड का। तो जो एक्स रिएक्शन है ये NaCO3 होगा, बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला होता है NaSCO3। ठीक है, और ये जो जेड है ये जेड क्या होगा, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा को देखो ये हम हीट कर रहे हैं, तो जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो इससे Na2CO3 मिलता है, यानी सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो इसमें एक्स और जेड कंपाउंड क्या होगा, एक होगा NaSCO3, ठीक है, एक्स के जगह पे क्या होगा NaCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, इसका केमिकल नेम है। और जेड हो गया सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज X to Z। अब देखो X से Z तक में जो रिएक्शन करके दिखाया किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है। तो हीट किया जा रहा है तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ये डिकम्पोज्ड होता है। ठीक है, NaSCO3 डिकम्पोज्ड होके Na2CO3 बनाता है। तो इसमें सेकेंड का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में इसमें क्या दिया गया है कि यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस A, B एंड C। तुम्हें 3 अननोन सॉल्यूशंस दिए गए हैं A, B, C करके, विथ pH वैल्यू 6, 8 एंड 9.5 रिस्पेक्टिवली। इनका pH वैल्यू दिया गया है 6, 8 और 9.5। तो क्वेश्चन है कि इन विच सॉल्यूशन विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस बी प्रेजेंट। तो इन तीनों सॉल्यूशंस में से किस सॉल्यूशंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस जो होगा वो फॉर्म करेगा। यहाँ पे ध्यान दो, H+ आयंस तुमको बताना है। तो देखो जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा ना, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो उतना ज़्यादा H+ आयंस फॉर्म करेगा। तो पहचाने कैसे कि इन तीनों में से मोर एसिडिक कौन है, तो इसका pH दिया हुआ है ना, तो pH से तुम पहचान सकते हो। जिसकी pH सबसे कम रहेगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे इन तीनों में सबसे छोटा है 6, तो 6 सबसे ज़्यादा H+ आयंस फॉर्म करेगा, क्योंकि तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या है, ये 6 है, यानी कि सॉल्यूशन A है। तो पहले एक आंसर हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन A, क्योंकि यहाँ पे बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो सॉल्यूशन A में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयंस। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखने के लिए बोला गया है H+ आयंस के टर्म्स में। तो सबसे ज़्यादा तो अभी मैंने बताया था H+ आयंस इसमें फॉर्म होगा, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको हम लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद 8 वाला फॉर्म होगा, क्योंकि 9.5 से छोटा 8 है, इसके पहले B वाला लिख दिया क्योंकि B 8 का था। एंड सबसे कम H+ आयन किस में फॉर्म होगा, तो सॉल्यूशन C में, क्योंकि इसमें 9.5 है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर A तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर B को बनाते हैं, क्योंकि इसमें 2 था A और B करके। ठीक है, A कंप्लीट हो गया, B भी यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि दोनों में से तुम्हें कोई एक ही करना है एग्जामिनेशन में। अब B में यहाँ पे दिया गया है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है, इस पर बस कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बी स्टिंग इज ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा पेस्ट वेयर एज वास्प स्टिंग इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट विनेगर। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से हम बस लिख देंगे कि एज बी स्टिंग इज एसिडिक, जो बी की स्टिंग होती है वो एसिडिक होती है, जबकि वास्प की जो स्टिंग होती है वो बेसिक होती है। तो बस ये आंसर तुमको लिख देना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि फार्मर्स ट्रीट सॉइल विथ क्विक लाइम व्हेन टिलिंग। जब फार्मर टिलिंग करते हैं तो वो सॉइल में क्विक लाइम जो होता है वो ऐड करते हैं। तो इसको लेके तुम आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि टू चेंज द नेचर ऑफ सॉइल। फार्मर ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो सॉइल के नेचर को चेंज कर सके, मतलब कि या तो न्यूट्रल या तो बेसिक कर सके, इसलिए ऐसा वो करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है कि एंशियंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल्स। जो पुरानी स्कल्पचर्स होती हैं, स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ तुम समझ सकते हो, या फिर मार्बल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनको बचाया जाता है सर्टेन केमिकल्स से। तो इसको लेके कमेंट करना है, क्या लिख सकते हैं। तो आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि टू प्रोटेक्ट स्कल्पचर्स फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन गैसेस। हम इन स्कल्पचर्स को बचाते हैं या मार्बल स्ट्रक्चर को बचाते हैं सर्टेन गैसेस जो कि प्रेजेंट रहता है हमारे इन्वायरमेंट से, और साथ ही एसिड रेन से भी हम बचाते हैं। ठीक है, तो क्यों बचाते हैं इसके पीछे का बस तुमको रीज़न लिखना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट अब आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन है कि वाटर इज़ यूज्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस का ये प्रोसेस पूरा होने के लिए प्लांट की जो लीव्स होती है तो उसमें वाटर का यूज़ होता है, इतना पता है। बट रैदर देन वाटरिंग द लीव्स वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल। लेकिन हम लीव्स में वाटर नहीं देते हैं, प्लांट में लीव्स में वाटर नहीं दिया जाता है। कहाँ पे वाटर दिया जाता है? तो सॉइल में। तो क्वेश्चन है कि हाउ डज दिस वाटर रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो क्वेश्चन दिया गया है कि कैसे ये वाटर लीव्स तक पहुंचता है, प्लांट के लीव्स तक ये वाटर कैसे पहुंचता है। हम तो वाटर देते हैं सॉइल में, फिर ये सॉइल से लीव्स तक कैसे पहुंचता है वाटर, यही तुमको बताना है कैसे पहुंचता है। तो आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि प्लांट्स में, इन प्लांट द वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। तो प्लांट में होता क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, मतलब प्लांट का जो प्लांट में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है? सॉइल से, रूट्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है ना। अब ये एब्जॉर्ब कैसे होता है? तो जाइलम टिश्यू होती है, तुम्हें पता होगा, तो वही आगे यहाँ पे दिया गया है कि जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। तो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट रहती है रूट्स, स्टीम या लीव्स में, जो कि वो एक इंटरकनेक्टेड फॉर्म कर देती है, जिससे कि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बन जाता है वाटर का, एंड वाटर फिर उसमें फ्लो करता है। एक पॉइंट ऐसे भी लिखना है तुमको कि ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमाटा आर ओपन, दिन के समय में जब स्टोमाटा ओपन होता है तो द ट्रांसपिरेशन पूल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिन के समय में जब स्टोमाटा ओपन होती है तो ट्रांसपिरेशन पूल ये एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, जिससे कि वाटर का मूवमेंट हो पाता है जाइलम में। ठीक है, अगर ट्रांसपिरेशन पूल ही नहीं होता तो फिर ये वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता। तीसरा पॉइंट तुम ऐसे लिख सकते हो कि इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमाटा क्रिएट्स अ सक्शन। जो स्टोमाटा होती है एक तरह का सक्शन क्रिएट कर लेती है, विच पुल्स वाटर, जो कि वाटर को पुल करती है फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स टू द स्टीम, जाइलम सेल से स्टीम के रूट्स तक, एंड देन टू द लीव्स एंड लीव्स तक। तो तुम कुछ इस तरह के पॉइंट को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 29 भी यहाँ पे ख़त्म हुआ है।